नमस्कार दोस्तों, वेलकम अनअकैडमी के इस लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप मेरे पीछे एक नया बैकग्राउंड देख रहे हैं, यूपीएससी उड़ान 2021। बहुत इसकी चर्चा है, हजारों लाखों लोग उससे संबंधित वीडियोज को देख चुके हैं। तो उसी के संबंध में आज इंट्रोडक्शन क्लास है, जो इस दौरान मेरे पास आपके तमाम मैसेजेज आए। और यहाँ भी अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो मैसेजेज आपके एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड का समय मुझे दें। और यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ कि आपके बहुत सारे मैसेजेज अभी मैं पढ़ पाया था। बहुत सारी आशंकाएं थी आपके मन में, बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत सारी जिज्ञासाएं भी थी। तो आज बहुत खुले दिमाग से आया हूँ। कोशिश करूँगा कि उन सारे प्रश्नों का जवाब भी आपको मिले, सारी जिज्ञासाओं का समाधान भी हो, इस कार्यक्रम के बारे में भी पता चले। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि मेरी भूमिका क्या है, उसके बारे में भी बहुत ठोस और निर्णायक तरीके से आपको मतलब सब कुछ। तो आज पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, पढ़ाई की बात कल से करूँगा, बहुत ठोस तरीके से करूँगा। जो डॉक्टर साहब का अपना अंदाज है उस अंदाज में करूँगा। तो 10 सेकंड का समय दें। मैं देख रहा हूँ चैट की बाढ़ आ रही है, तो एक बार केवल मैं आपके चैट देख लूँ। गुड इवनिंग, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, विपिन लिख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के आए थे, बहुत बढ़िया। 88 मार्क्स बन रहा है, थोड़ा सा केवल आप रह गए, बट एनीवे संभावनाएं हैं, आगे के लिए जारी रखिए। सब लोगों को आशीर्वाद है, खुश रहिए। बहुत सारे पॉलिटिकल ऑप्शनल, बिल्कुल समय पर वो भी होगा। गुड इवनिंग, बहुत सारे चैट है दोस्तों। तो सबको मैं आपका फ़ैन हूँ। जीएस वर्ल्ड में बहुत सारे संस्थान हैं, सब जगह हमने पढ़ाया। सब लोग खुश रहिए। सबका नाम दोस्तों मैं नहीं ले पा रहा हूँ, चैट ही चैट है, बस 10 सेकंड का समय दीजिए। सबका नाम लूँगा तो फिर मैं चाहता तो हूँ, लेकिन इसलिए नहीं ले पाऊँगा कि फिर समय ही निकल जाएगा। तो चलिए, सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और शिवम लिख रहे हैं कि सर आपसे दिल्ली में आकर ज़रूर पढ़ूंगा, वेट कर रहा हूं आपका। आइए, बिल्कुल सबका वेलकम है। हाँ, तो आज बहुत दिल से बातें करने आया हूं, बहुत सच्ची बातें करने आया हूं और बहुत अच्छी भी बातें करने आया हूं। तो शायद पॉलिटी का इंट्रोडक्शन हो या ना हो, बट 2-3 मुद्दों पर कि एक तो ये यूपीएससी का उड़ान 2021 का कोर्स आपके लिए लॉन्च हुआ है। तो पहली बात तो आपको मैं कहूँगा कि ये कोर्स बहुत अच्छा है। और YouTube पे जिस प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं उस लिहाज से ये कोर्स बहुत ही अच्छा है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कोर्स के संबंध में 2 चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं कि एक तो ये कोर्स प्री कम मेंस का कोर्स है, प्री कम मेंस का कोर्स है। आज थोड़ा सा मैंने पहले कहा है दोस्तों कि कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करूंगा, पॉलिटी की भी बात करेंगे और उसके बाद कल से एकदम विधिवत तैयारी भी करेंगे। बट आज फिर भी जो मैं बताने वाला हूं आगे की योजना, उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कि उड़ान का कोर्स, पहली बात की बहुत लोगों ने मेरे से, जितने चैनल्स पे आप मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत संशय भी व्यक्त किया कि सर क्या है, कैसे है। तो मैं पहली बात तो आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कोर्स है। और यूपीएससी हिंदी अनअकैडमी के चैनल के द्वारा, मतलब यूपीएससी के चैनल्स में मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छा कोर्स, सबसे अच्छे टीचर्स की टीम के साथ ये कोर्स है। और सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है कि प्री कम मेंस का कोर्स है। हमेशा ध्यान रखें कि सबसे अच्छी तैयारी का तरीका प्री कम मेंस ही होता है, क्योंकि जब हम केवल प्री पढ़ते हैं या केवल मेंस पढ़ते हैं तो टुकड़ों में बांटते हैं। और प्री कम मेंस का तरीका सबसे अच्छा होता है। इस बार का यदि आईएएस का आपने प्रीलिम्स का सवाल देखा होगा, मैं पर्टिकुलर यदि पॉलिटी की ही बात करूं तो कई जगह आपने देखा कि प्री और मेंस को लिंक करते हुए सवाल थे। तो पहली खासियत इसकी है कि प्री कम मेंस का कोर्स, इसका मतलब कि बहुत व्यापकता के साथ इसको कवर किया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट उड़ान की मैं खासियत देख पाता हूं कि यह बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, या समग्र है, या व्यापक है। व्यापक होने का मतलब कि इसमें जो योजना बनी थी, जो डिस्कशन हम सब लोगों ने किया था कि क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो प्रयास किया गया कि जो प्री और मेंस की जरूरतें हैं
उन जरूरतों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा पहलुओं को कवर किया जाए। अब ध्यान रखिए कि एग्जाम में प्रीलिम्स में जीएस तो होता ही है, ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव होता है, एसे का पेपर भी होता है, अप्रोच बिल्डिंग भी होता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की भी बात होती है कि कुछ आपके पास वो क्षमता भी होनी चाहिए। इसका मतलब कि यूपीएससी यदि क्लिक करना है, क्रैक करना है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्री तो एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम है जो नॉलेज से क्रैक किया जा सकता है, लेकिन मेंस क्रैक करने के लिए एक अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो इसीलिए आप यहां देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने मुझसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा था, और एक एक सवाल जो मेरे पास आया था कि कई दो जैसे यहां हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में 2 सर हैं, पॉलिटी में 2 सर हैं, ज्योग्राफी में 2 सर हैं, सभी में ऐसा कैसे हो रहा है। ध्यान रखें, बहुत ही व्यापक बनाया गया है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है, और सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी, तो मेरी भी भूमिका होगी, सबकी भूमिका होगी। दूसरी जो आप जानना चाहते थे कि मैं उड़ान में हूं या नहीं, तो बिल्कुल हूं, मैं कह रहा हूं। हां, किस भूमिका के साथ हूं वो मैं आपको बताऊंगा, बट उड़ान की टीम बहुत अच्छी है। तो उड़ान का कार्यक्रम महत्वाकांक्षी लॉन्च किया गया है। आज इसके तहत मैं शॉर्ट में आपसे पहले बात करने वाला हूं कि पॉलिटी, चूंकि पहली क्लास है, कल से एकदम विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो आज शॉर्ट में यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम तैयार करें और प्री कम मेंस के लिए किस प्रकार पॉलिटी के पेपर को तैयार करें। और शॉर्ट में अगर समय मिला तो थोड़ा सा सिलेबस को भी मैं आपके सामने लाऊंगा कि सिलेबस में क्या है, किस प्रकार की चीजें हैं, और हमें पॉलिटी को कैसे तैयार करना है। अब जो चीज अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, हो सकता है कि कई अन्य मंचों पर भी यह चीज आपने मेरे से सुनी होगी, तो कई लोगों को यह ऐसा लग सकता है बट कि ये पहले भी कहा गया। लेकिन ध्यान रखना है कि दोस्तों की अंततः रणनीति बदलती नहीं है, और मैं बहुत ट्रेडिशनल तरीके का आदमी हूं जो हमेशा मानता हूं कि बुनियाद जब तक सॉलिड नहीं होगी, बेस जब तक सॉलिड नहीं होगा, तब तक कोई तैयारी कंप्लीट नहीं है। तो यह रणनीति जो आज मैं फिर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, शायद आपने कहीं और भी सुना होगा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि उड़ान एक फ्रेश तरीके से आज लॉन्च हो रहा है वेंचर। तो बहुत सारे इसमें नए बच्चे भी आज अपने साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, तो शायद उन्होंने इस रणनीति को ना सुना। तो जो इसमें ओल्ड बच्चे हैं, जो हमसे ऑफलाइन में या अन्य जगह पढ़ चुके हैं, उनको पता है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है जब इस रणनीति को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 10 सेकंड का समय दे, एक बार केवल मैं चैट देख लूं कि सब ठीक है। हाँ, सब ठीक चल रहा है। और चलिए अब फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बीच बीच में बार बार चैट नहीं देखूंगा क्योंकि व्यवधान हो जाता है। चलिए, सब ठीक चल रहा है, इसका मतलब रैंचो ने बोल दिया कि सब ठीक चल रहा है। हाँ, अभी तक लाइक का अनुपात केवल ठीक नहीं है। आप भूल गए लक्ष्य सीरीज में मैं आपको जॉन बुल कहा करता था, आप चाहते कि उड़ान में भी मैं आपको जॉन बुल कहूं। फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अब हम लोग दोस्तों आज पॉलिटी के पेपर के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और कल से हम लोग विधिवत तरीके से शुरुआत करेंगे, और फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किस रोल में, किस भूमिका में मैं आपके साथ यहां आने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म पर, उड़ान के इस कार्यक्रम में। जो पेपर है वो इन जनरल सिलेबस का 3rd पेपर है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और जनरल स्टडीज के लिहाज से देखें तो यह पेपर 2 है, आपको पता है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें बेसिक जो कंसर्न हम लोगों का होता है वो होता है संविधान और शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था यहां ट्रांसलेशन है, उसको राज व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि आप इसके सिलेबस को देखें तो सिलेबस 2nd पेपर का बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें शुरुआत के जो 9 टॉपिक्स वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के टॉपिक्स हैं। तो ये इसलिए मैंने बनवा दिया है पीडीएफ कि ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्रोप्रिएट प्लेसेस से। इसको मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा, आजकल में ही डाल दूंगा, तो आप ये सिलेबस कर लेना। और इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान से संबंधित बेसिक चीजें हैं, संघ एवं राज्य, इसका मतलब पूरी संघात्मक व्यवस्था है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, इसका मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन है। और ये मैं समझता हूं आपके साथ मैंने अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस भी किया था, इसलिए इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल बता दे रहा हूं कि क्या है। संसद और राज्य विधायिका, इसका मतलब संघ की संसद और राज्य का विधानमंडल, ये आपके पूरे सिलेबस में है, उसकी संरचना मतलब सब कुछ। इसी तरह कार्यपालिका, कार्यपालिका एक शब्द है लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता है, संघ की और राज्य की दोनों की कार्यपालिका है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, सीएजी सब आ जाएंगे। और राज्य में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब, और न्यायपालिका, जुडिशियरी, यहां भी केंद्र और राज्य दोनों है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी इसमें आ जाएंगे और उससे संबंधित तमाम चीजें। फिर है सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, एक नई चीज है, यह सिलेबस में पहले नहीं हुआ करता था। तो सेक्रेटारिएट सिस्टम, मंत्रालय व्यवस्था, विभाग व्यवस्था, प्रभावक समूह और औपचारिक तथा अनौपचारिक संघ। अब देखिए एक यूनिक ही चीज है, प्रभावक समूह, इन्फ्लुएंस ग्रुप। इसका मतलब जो हित समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, उसी को प्रभावक समूह कहते हैं। और इसमें दो हिस्से हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब जो मजदूर संघ ऑर्गेनाइज्ड हैं, और अनौपचारिक का मतलब जो सामाजिक आंदोलन है, जैसे अन्ना का आंदोलन। तो देखें किस प्रकार सिलेबस आपसे एक्सपेक्ट करता है। शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इस पर प्री में अभी सवाल भी आया था, और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और शक्तियां, और उसके बाद सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक शक्तियां, न्यायिक निकाय। तो दोस्तों यहां ये अपना मेन कंसर्न है जो पॉलिटी का शॉर्ट में, चूंकि इस चीज को मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ 1-2 दिन पहले, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। ये सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आज उसी के संदर्भ में मैं आपके साथ इंट्रोडक्टरी बात करने वाला हूं कि संविधान और राज्य व्यवस्था के सिलेबस को हम किस प्रकार तैयार करें। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे मंचों पर यह रणनीति मैंने बताई होगी, तो शायद आपको पुरानी लग सकती है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको कोई बात नहीं है, बेसिकली मैं किनको टारगेट करते हुए कर रहा हूं, जो अभी नए लोग आए, और पुराने लोगों को भी इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। और नए लोगों को तो पूरी रणनीति एक नए सिरे से पता चलेगी, और कल से एकदम विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये जो पेपर है, और अब मैं देख रहा हूं कि आपका लाइक का अनुपात बहुत सही हो चुका है, तो बात सही है कि आपको थोड़ा सा, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को एकदम समझाया था कि तुम पवन पुत्र हो, तुम कुछ कर सकते हो, तो उसी तरह आपको मुझे एक मोटिवेट करना होता है। हाँ, तो आइए अब समझते हैं कि ये जो पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, आपको किस प्रकार तैयार करना चाहिए। और ध्यान रखना है कि मैं ये मानकर आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे सामने जो हजारों छात्र इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे इस लेक्चर को, वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं। उसमें कोई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब उनको यूपीएससी के बारे में पता नहीं है, और पॉलिटी के बारे में पता नहीं है पेपर 2, और उनको कुछ भी पता नहीं। तो आप ये मानकर मेरी बात को सुनिएगा कि आप एकदम जीरो पे हैं, आप बिगिनर हैं, और पॉलिटी का पेपर आपको कैसे तैयार करना है। सिलेबस तो आपके सामने है ही, तो सिलेबस का वर्ड टू वर्ड तो आपको तैयार करना है, एक एक शब्द, लेकिन वो कैसे तैयार करना। इसका मतलब कि सिलेबस में टॉपिक है कार्यपालिका या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो सैकड़ों किताबों में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पे तो सैकड़ों आर्टिकल्स हैं, सैकड़ों किताबें हैं, मतलब कि लोगों ने बहुत कुछ लिखा है राष्ट्रपति के बारे में। तो जब लोगों ने बहुत सारे उस पर आर्टिकल्स लिख डाले, बहुत सारी किताबें लिख डाली, बहुत सारे उस पर लेख लिख डाले राष्ट्रपति पे, तो हम यूपीएससी में राष्ट्रपति टॉपिक को कैसे तैयार करें। या कोई भी कि संविधान में आर्टिकल है 21, उस पर सवाल भी हमेशा आता है, तो सैकड़ों किताबों में उसका डिस्क्रिप्शन है, हम उसको कैसे तैयार करें। तो एकदम बहुत ही सरल और व्यवहारिक रणनीति के तहत मैं आपसे बात करूंगा। और ध्यान रखना है किसको टारगेट करके मैं बोल रहा हूं, एकदम बिगनर को। और जो बिगनर है उसको मैं फिर कहता हूं कि इसी रास्ते पे चल रहा, जो डॉक्टर साहब का रास्ता है, कम से कम पॉलिटी में इसी रास्ते से तैयार है, और आपको लॉजिकल लगेगा। और जब आप सवालों का मिलान करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली बात कि जो लोग आईएएस की तैयारी में अब कमर कस के कूदने वाले हैं या कूद चुके हैं, मतलब अब उनको लगता है कि हमें तैयारी करनी है, तो दो चीजें सबसे पहले आपके लिए मस्ट है। दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें? मैं पॉलिटी की केवल अभी बात कर रहा हूं, आप इसको हर पेपर पे अप्लाई कर सकते हैं, हर पेपर पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस मैंने भी बनवा दिया है, स्लाइड, आप इसको ले सकते हैं यूट्यूब से, यहाँ से तो डाउनलोड नहीं हो, बट जो भी अप्रोप्रिएट प्लेस हैं, जो मेरे साथ हर जगह जुड़े हुए हैं, तो उन जगहों से आप इसको ले सकते हैं, या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है, नेट पे भी मिल जाएगा। तो सिलेबस, आज पहला काम आपको क्या करना है, एकदम बिगनर्स को बता रहा हूं, ध्यान रखना, इस रास्ते पे चलोगे जो मैं बता रहा हूं तो बहुत अच्छा रहेगा। हजारों लोग इस रास्ते पे चल के अपना परचम लहरा चुके हैं, और शायद भारत का ऐसा कोई राज्य ना होगा, ऑफिशियली बोल रहा हूं, जहां की अपना स्टूडेंट नहीं है।
अच्छे पद पे। और ऐसा नहीं कि फेंक रहा हूं, अगर यूट्यूब पे कोई ऐसी बात कह रहा है तो उसके पीछे ये है, कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो उसके आधार पे कह रहा हूं कि सबसे पहली चीज, जो तैयारी यदि शुरू कर रहे हो, अगर यूपीएससी की तैयारी में कदम रख रहे हो, तो पहला काम क्या करो, सिलेबस ले लो। जनरल स्टडी चारों पेपर का सिलेबस ले लो, अपने ऑप्शनल का सिलेबस ले लो, 3 बार 4 बार पहले सिलेबस को पढ़ो, एकदम बढ़िया से पढ़ो, उसके वर्ड्स को समझो, हिंदी इंग्लिश दोनों में करने का प्रयास करो। ध्यान रखना है सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, तो उससे बहुत समय समय पे हेल्प मिलेगा। क्योंकि सिलेबस यदि मेरे माइंड में प्रिंट है कि यह सिलेबस है, तो जब भी कोई आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं, जब भी अखबार में कुछ मैं देख रहा हूं, तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये अपने काम की चीज है। जब भी कोई मैं समाचार देख रहा हूं, कोई एनालिसिस देख रहा हूं राज्यसभा टीवी पे, तो इसको देखना है कि नहीं देखना है। यदि सिलेबस मेरे दिमाग में है, अब ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, सिलेबस प्रीटी में नहीं पूछता है, बट मैं क्या कह रहा हूं, आपका एक ब्रॉडर आपके पास होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, ताकि मैं कहीं पे भी, आप कहीं पे भी हैं, कोई भी आर्टिकल देख रहे हैं, कोई भी न्यूज देख रहे हैं, कोई भी किताब पढ़े, तो अपने काम की चीज आपको छांटने की होनी चाहिए वहां पर। कई बार हम लाइब्रेरी जाते, कहीं भी जाते, और काम की चीजें कहीं भी दिख जाती, हमको पता ही नहीं होता है कि ये हमारे काम का है कि नहीं। तो पहली चीज क्या करना है कि यदि यूपीएससी की तैयारी में कमर कसकर आप उतर चुके हैं, तो आपको सिलेबस होना चाहिए आपके पास। 2 बार 3 बार 4 बार, मैं क्या कह रहा हूं, एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं कि कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, उस सिलेबस को तैयार कैसे करोगे वो भी, लेकिन पहली बात कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना कि सिलेबस को हो सके तो 2 बार 3 बार अंग्रेजी में भी पढ़ना, क्योंकि सिलेबस में भी कई जगह बड़ी प्रॉब्लम्स है। अपने ही सिलेबस में पॉलिटी में देखें तो जो पहला ही टॉपिक है वो बहुत कंफ्यूज करने वाला है। जब तक अंग्रेजी नहीं देखें तो क्लियर नहीं होता है। जैसे पॉलिटी का पहला जो यूनिट है उसमें देखते हैं लिखा हुआ है ऐतिहासिक आधार। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि सिलेबस एकदम सबसे जरूरी है। सबसे पहले कि जो पहला टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, और उसके आगे है विकास। मैंने बताया भी था शायद जब अभी मैं इसको एनालिसिस, फिर भी जो नए लोग हैं, आज मैं मान के चल रहा हूं कि फ्रेश तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो पहले क्या पढ़ाया वो एक अलग चीज है, बट 2 चीजें हैं, ऐतिहासिक आधार और विकास। बड़ा कंफ्यूजन है कि ऐतिहासिक आधार जब भारतीय संविधान का पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, और विकास पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो ज्यादातर लोग इसमें क्या पढ़ लेते हैं, वही जो 1919 वाला एक्ट है, 1909 वाला एक्ट है, 1935 का एक्ट है, क्रिप्स मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना है, भारतीय संविधान सभा का गठन है, माउंटबेटन योजना, वो सारी चीजें, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। तो दोनों में एक ही चीज कैसे पढ़ लेंगे, सोचिए, दोनों में एक ही चीज कैसे पढ़ लेंगे। और यदि दोनों एग्जैक्ट वही है तो यूपीएससी ने पहले ही टॉपिक में कॉमा करके, यहां पे कॉमा भी है, कॉमा करके क्यों दिया। अब यहीं पर सिलेबस को समझना पहले मांगता है, और इसके लिए इंग्लिश देखेंगे तो एकदम क्लियर होगा कि ऐतिहासिक आधार को देखें, क्या वर्ड है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ये वर्ड है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। और विकास के लिए जो शब्द है वो है इवोल्यूशन। इससे काफी कुछ रास्ता मिल जाता है। इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 2 चीज पढ़ना है, ये 2 को देखें कि एक तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग और दूसरा इवोल्यूशन। ऐतिहासिक आधार मतलब हिस्टोरिकल अब ये अंतर पूरे चीजों को स्पष्ट कर देता है कि जब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक डिबेट है भारत और विश्व के संविधानवेताओं के बीच कि क्या भारत का संविधान उधार के सामान का एक थैला है। ध्यान रखें, इससे पहले लक्ष्य की बात चल रही थी, लक्ष्य सीरीज में यह सब नहीं बताया जाता था क्योंकि वो एनालिटिकल नहीं था, वो तो प्रीलिम्स का था, ये प्री कम मेंस का है। तो प्री में यह सवाल नहीं आएगा कि क्या भारत का संविधान उधार के सामान का थैला है, यह आएगा कि किसने कहा है, क्या कहा है। बट आपका व्यूज कि क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान उधार के सामान का थैला, इट इज ए बैग ऑफ बोरिंग्स। और याद करें, इल्जाम तो लगता ही है कि बैग ऑफ बोरिंग्स है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से ले लिया, ये नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से ले लिया, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले ली, तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, आपको सब पता है, फला फला से ले लिया और बन गया भारत का संविधान। 60 देशों के संविधान को आपने कहीं ना कहीं उससे मैटर ली। तो वो
और इसके अलावा 1935 का अधिनियम, उसी डिबेट को यहां पे सिलेबस में दिया गया है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ये कहता है कि हमारे संविधान की जड़ें, उसको अंडरपिन कर रहा है कि हमारे संविधान की जड़ें कहां हैं। और तब जो विचारक इसको मानते हैं, हमारे संविधान के जो समर्थक हैं, वो कहते नहीं, इसकी जड़ें हजारों सालों के भारतीय इतिहास में, हमारे संविधान की जड़ें हजारों सालों के भारतीय संस्कृति में, हजारों सालों की भारत की सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है यह संविधान। और यदि अमेरिका का संविधान नहीं भी होता, यदि हमसे पहले ब्रिटेन का संविधान नहीं भी होता और आयरलैंड का संविधान नहीं भी होता, तब भी हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व होते और तब भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होते, क्योंकि हजारों साल की संस्कृति से हमने उसको ग्रहण किया। हजारों सालों की सामाजिक व्यवस्था से जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जाति प्रथा, आर्थिक विषमता, उसको काउंटर करने के लिए डीपीएसपी जरूरी था। थोड़ा समझिए कि ये जो तो अंडरपिनिंग क्या कहता है कि संविधान स्वदेशी है, संविधान की मूल आत्मा, मूल स्वर स्वदेशी है, लेकिन इसकी संस्थाएं हमने विदेश से ली। इसका मतलब आप देखें, दो व्यूज हैं। अभी पूरी तरह मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह टीचिंग नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडरपिनिंग, मैं क्या कह रहा हूं कि क्यों सिलेबस जरूरी है और क्यों उसको अंग्रेजी में पढ़ना। तो जो बिगिनर्स हैं, तो अगर दोनों को आपने एक ही पढ़ लिया कि ऐतिहासिक आधार विकास एक ही है, तो सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति के बुनियादी मूल्यों पर आधारित है, टिप्पणी करिए। भारत का संविधान भारतीय संस्कृति के बुनियादी मूल्यों पर आधारित है, ऐसा सवाल आ सकता है 200 शब्द में, या आ सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा भारत की संस्कृति से निःसृत होती है, उससे निकलती है। टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए। और काउंटर में आ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति ये उधार के सामान का थैला। तो दोस्तों, ये अगर सवाल आ जाए कि संस्कृति से निकलता है, तो यदि हमने केवल सारे एक्ट पढ़े हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आगे डिस्कशन होगा कि ये सब चीजें क्या है। बट इतना जान लें कि जब हम, तो पहली चीज जो तैयारी करने के लिए आए, आपको क्या करना है? ठीक से सिलेबस को समझना है। हो सके तो वहां किसी अच्छे व्यक्ति की मदद लेना, डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ी तो वो भी लेना, कई बार वहां से भी मिलता है। इंग्लिश वर्जन देखना। तो पहला काम आप क्या करेंगे कि सिलेबस लेंगे, उसको अच्छे से 4-5 बार पढ़ेंगे। मतलब आज से मैं पहला कदम बता रहा हूं कि यदि आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके बाद दूसरी चीज जो आपको करनी है, एक सेकंड देख लो कि सब सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैं बुक और पीडीएफ सब चीजें होंगी, बस आज थोड़ा सा जनरल मुझे डिस्कस करने दें। हाँ, तो पहली चीज जो बिगनर्स हो, जो एकदम शुरू कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी, पहला काम क्या करोगे? सिलेबस लोगे। हिंदी वर्जन में भी लोगे, इंग्लिश में भी लोगे, ऑप्शनल का भी लोगे, चारों पेपर ऐसे सब का लोगे। दूसरी चीज क्या लोगे? दूसरी चीज इंटरनेट से यूपीएससी के साइट पर जाकर इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करोगे। इंस्ट्रक्शंस, ध्यान रखना है कि उम्मीदवार को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस एग्जाम में क्या करना, और किसका इंस्ट्रक्शन? यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन, या जिस आयोग की आप तैयारी करें उसका इंस्ट्रक्शन। कई आपको 4-5 अच्छे इंस्ट्रक्शन, शब्द सीमा में रहना। संक्षिप्त एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, संक्षिप्त किंतु सारगर्भित अभिव्यक्ति को विशेष श्रेय दिया जाएगा। स्पेशल क्रेडिट शैल बी गिवन टू कॉम्पैक्ट एंड सब्सटेंशियल एक्सप्रेशन। तो ये सब वर्ड्स को याद रखना कि यूपीएससी क्या कह रहा है कि शब्द सीमा में रहना है। तो अनावश्यक बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। 10% कम या ज्यादा हो सकता है। यदि 200 शब्द मांग रहा है तो 220 लिख सकते हैं, 10% ज्यादा, और 180 लिख सकते हैं। यही लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि एग्जैक्ट तो 200 होगा नहीं, कैसे गिनेंगे? तो लमसम 10% अप या डाउन, उससे ज्यादा नहीं। संक्षिप्त अभिव्यक्ति, इसका मतलब सारगर्भित अभिव्यक्ति, जो भी लिखे ठोस। तो कहने का मतलब दूसरी चीज क्या करो? आज जो एकदम बिगनर हो, बीए में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, अभी शुरू कर रहे हो, इंटर में हो, एकदम शुरुआत, तो दूसरा कि यूपीएससी का और या जिस आयोग की तैयारी, उसका इंस्ट्रक्शन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, मनन करो। और तैयारी जब भी आंसर लिखोगे तो अभी से उसको फोकस करना। बाद में सब हम लोग हैं उसको करेक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि भाई कहां पे सारगर्भित अभिव्यक्ति क्या होती है। बट ये तो जानो कि कैसी अभिव्यक्ति मांगता है। ये वर्ड तो आपको पता होना चाहिए कि संक्षिप्त अभिव्यक्ति मांगता है, व्यापक अभिव्यक्ति नहीं मांगता है।
प्रासंगिक वर्ड भी उसमें है कि प्रासंगिक, इसका मतलब जो उत्तर से रेलेवेंट है वही लिखना है। इसका मतलब यदि आ जाए कि भारत का संविधान उधार के सामान का थैला है, तो कुछ लोग लिखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण फला हुआ चिला हुआ, ये लिया वो लिया। भाई प्रासंगिक वर्ड है इंस्ट्रक्शन में, इसका मतलब जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही लिखना है, जो रेलेवेंट नहीं है वो नहीं लिखना है, चाहे वो कितना ही हो। आ जाए कि संसदीय और लोकतंत्रात्मक, संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अंतर करें, तो अंतर पे फोकस करना है, परिभाषा पे फोकस नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रासंगिक। तो दूसरी चीज क्या करो, सारे इंस्ट्रक्शन को लो, घर में वो सब लगाओ, जाकर के चिपकाओ और उसको पढ़ो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना, क्योंकि होता यह है कि हम तैयारी करने निकल पड़ते और हमें बुनियादी चीजें पता ही नहीं है, सिलेबस हमें याद ही नहीं है। तीसरी चीज जो आपको आज ही ले लेनी है, आज से कल तक, मतलब तैयारी, और ध्यान रखना है कि यह सबसे बुनियादी है, यह है कि आप अपने हथियारों को साफ कर रहे हैं युद्ध करने से पहले। तीसरा चीज क्वेश्चन बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है सो है, कोई जरूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं है कि सवाल इसी से आएगा। सवाल इससे बहुत अलग भी आएगा और आ रहा है। मैं अभी एग्जांपल देता हूं इसी पेपर का। जैसे हमारे इस यूपीएससी के पेपर 2 के सिलेबस में, यदि आप पेपर 2 का सिलेबस देखिए तो कहीं भी मौलिक अधिकार सिलेबस में नहीं, कहीं भी राज्य के नीति निदेशक तत्व सिलेबस में नहीं, कहीं भी प्रस्तावना सिलेबस में नहीं, यह सब सिलेबस में कहीं नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिलेबस को पढ़ना, लेकिन केवल सिलेबस से नहीं चलना। जो तीसरी चीज मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बैंक, यहां पर कोई मौलिक अधिकार सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन 2012 में यह सिलेबस बदला है और 2013 के एग्जाम से नया सिलेबस आ रहा है। और 13 से लेकर 20 तक जो 7-8 साल हैं, कम से कम 4 से 5 बार फंडामेंटल राइट पे सवाल है। अभी फिर अनुच्छेद 21 पे सवाल था 2017 में, उससे पहले आर्टिकल 19 पे 3 बार सवाल है, आर्टिकल 25 पे सवाल है, नीति निदेशक तत्व, समान नागरिक संहिता पे सवाल है, मुख्य परीक्षा का सवाल देखो, मुझे याद है सवाल। तो जब एज ए टीचर मुझे सवाल याद हैं, सिलेबस याद है, तो आपको भी रहना चाहिए। यह पहली शर्त है, मैं कह रहा हूं सफल होने की। क्यों? क्योंकि ध्यान रखें, पढ़ने का मैटर तो ढेर लगा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। मैटर तो ट्रकों में भर के आपको दिया जा सकता है। मैटर क्या लेना है वो तब होगा जब मुझे पता है कि मेरा सिलेबस क्या है। तो अब देखिए, फंडामेंटल राइट कहीं नहीं है, फंडामेंटल राइट पे सवाल ही सवाल है, खूब सवाल है, सबसे ज्यादा सवाल फंडामेंटल राइट्स पे ही शायद मेंस में, निदेशक तत्व पे सवाल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, लकीर का फकीर मत बनना, सिलेबस को फॉलो करना। लेकिन सबसे सिलेबस से भी ज्यादा जरूरी चीज, सिलेबस से भी ज्यादा जरूरी चीज है क्वेश्चन बैंक, एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, और प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो आज ही जाकर खरीद लो, अब कोरोना का टाइम है, तो भाई सोच समझ के करना। जो भी मतलब, कहने का मतलब कि आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए कम से कम 20 इयर्स का, और मेंस का चूंकि 12 के बाद से सिलेबस बदला है, कोशिश करिए पुराना भी हो, बट 12 के बाद से तो होना ही चाहिए। और मैं आपको दिखा दूं कहां पे मैंने, ओ हमारे ये में पढ़ा रहता है कि और कुछ नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, जो हमने कर लिया, यूपीएससी के साइट पे सारा पढ़ा हुआ, 13 से लेकर 20 तक का सारा क्वेश्चन, पीटी का भी सब पढ़ा। तो तीसरी चीज जो आपको एकदम रख लेनी है वो क्या है? क्वेश्चन बैंक। क्योंकि यदि आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, सर ने भी पूरा सिलेबस तैयार करवा दिया, आपने भी कर लिया, सवाल आया ही नहीं, क्या फायदा? सारा सिलेबस तैयार है, ज्ञान से लबरेज है, छलक जाता है ज्ञान, लेकिन एग्जाम में गए तो क्वेश्चन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने केवल यह तैयार किया, आपने इसमें फंडामेंटल राइट किया ही नहीं। फंडामेंटल राइट पे सवाल है, आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, हमारे यहां महत्वपूर्ण प्रावधान, ये एक टॉपिक है। आप देखें ये कितना छोटा सा है, महत्वपूर्ण प्रावधान। यूपीएससी ने ऐसा एक ग्रे एरिया रख दिया, महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान के, तो महत्वपूर्ण प्रावधान में जो मर्जी कवर कर लो। तो कहने का मतलब कि अब इस टॉपिक को कोई कैसे भी इंटरप्रेट कर सकता है कि यदि महत्वपूर्ण प्रावधान, तो फिर यह लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम की तैयारी में 3 चीजें सबसे बुनियादी, जो आपको शुरू के 2-3 दिन उस पर वर्क करना चाहिए। सिलेबस हिंदी में, इंग्लिश में पूरी समझ होनी चाहिए, हर पेपर में होनी चाहिए। सेकंड, कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, थोड़ा उन वर्ड्स को समझो, कभी क्लास लूंगा उस पर भी कि सारगर्भित अभिव्यक्ति का मतलब क्या है यूपीएससी के, बट उसको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन बैंक, कि क्वेश्चन बैंक रखो और तब मिलान करो।
कि जब मैंने टॉपिक प्रियम्बल पढ़ा तो प्रियम्बल से क्या क्या सवाल आया, प्रीलिम्स में क्या आया है, मेंस में क्या आया, ये रहेगा तो सफलता मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, और ये अगर नहीं करेंगे आप तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। अब ईश्वर ही आपको सफलता दिला दे तो एक अलग बात है, अदरवाइज अगर आप अपनी मेहनत से पाना चाहते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चंस को आप, और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस हल करो, और मेंस का क्वेश्चन तो आपको जरूर से जरूर लिखना है। हमेशा ध्यान रखना है कि मैं कितना भी बता दूंगा कि ये फॉर्मेट है, ये इंट्रोडक्शन, ये जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। ये लिख लेना, सारा एग्जाम दे करके और सारे एग्जाम्स का इंटरव्यू दे करके और बहुत लोगों को दिलवा करके और करवा करके तब ये बात कह रहा हूं कि जब तक खुद से कलम नहीं चलाओगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो उड़ान की शुरुआत है, तो ये 2-3 चीजें एकदम ध्यान में रख लेनी है कि हमें क्वेश्चन बैंक अपने पास रखना है। जब भी कोई टॉपिक खत्म करें कि हमने आज प्रीएम्बल टॉपिक खत्म किया, तो एकदम आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके बाद एक दिन कम से कम इसके लिए रख लो। और यह मत समझना कि वो सब बर्बादी है, वही सबसे प्रोटेक्टिव है कि उसमें प्रीएम्बल के क्वेश्चंस देखना, कोशिश करना हल करने का, लिखने का कोशिश करना। तो ये तो बुनियादी तैयारी की शुरुआत आपको इस तरह से करनी है। अब आता है कि जो अपना पेपर है, संविधान और राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसको तैयार करने का अप्रोच क्या हो। तो अभी तक मैं क्या आपके साथ बता रहा था कि बेसिक चीजें क्या होंगी, बेसिक चीजें क्या होंगी, तो ये चीजें हमने शुरू में कर ली। अब चलिए हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कल से शुरू होगी। जस्ट कि मैंने सिलेबस ले लिया, जो मैं बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन बैंक ले लिया, मैंने सब चीजें ले ली, किताबें खरीद ली, और अब मुझे अपनी तैयारी शुरू करनी है। पॉलिटी को तो मैं राष्ट्रपति कैसे पढ़ूं, यह सवाल आता है कि राष्ट्रपति में क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक को मैं कैसे पढ़ूं। अब यह चीज भी सिलेबस में ही छिपी हुई है। यदि आप सिलेबस को देखें तो हमारे सिलेबस में जो अपने पेपर है उसके लिए जो फर्स्ट से लेकर 9 तक टॉपिक है, उसके लिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं, संविधान, राज व्यवस्था। इसका मतलब इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। और जब आप यूपीएससी का आईएएस का सिलेबस देखेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी में भी देखो और इंग्लिश में भी देखो, क्योंकि अब यही जो राज व्यवस्था यहां मैंने लिखा है, इसको शासन व्यवस्था लिखा है, यूपीएससी ने ट्रांसलेट किया है। सही ट्रांसलेशन राज व्यवस्था है हमारे हिसाब से, पॉलिटी की सही, इंग्लिश में उन्होंने पॉलिटी वर्ड रखा है और हिंदी में शासन व्यवस्था लिख दिया। शासन व्यवस्था अलग है, पॉलिटी राज व्यवस्था को कहते हैं, वो शासन व्यवस्था से ऊपर है। तो संविधान और राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो यदि सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात करता है तो हमें भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के रूप में ही पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में प्रेसिडेंट को पढ़ लेते हैं, या प्रेसिडेंट को केवल पॉलिटी के रूप में पढ़ लेते हैं। हम आर्टिकल 19 को केवल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ लेते हैं या फिर केवल पॉलिटी के रूप में पढ़ लेते हैं। दोनों अप्रोच गलत है। सिलेबस क्या मेंशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसका मतलब सवाल उठता है कि जब हम प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, और जब हम प्रेसिडेंट को पॉलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत शॉर्ट में हमें जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर क्या है। अब मैं यहां पर थियोरेटिकल अंतर में नहीं जाऊंगा दोस्तों, कि इसमें ये फला विचारक ने ये कहा है और उसने वो कहा है। यहां पर मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो 2 चीजें आपके सिलेबस में, संविधान और राज व्यवस्था, आप दोनों को समानार्थक मान लेते हैं। दोनों समानार्थक नहीं है, और हर टॉपिक को आपको किस लिहाज से पढ़ना है, संविधान के लिहाज से भी पढ़ना है और राज व्यवस्था के लिहाज से भी पढ़ना है। तो बस 5 मिनट में केवल यह बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी क्या है, तब आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि जब मैं प्रेसिडेंट को पढ़ूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से प्रेसिडेंट कैसे पढ़ूंगा, और वहीं पर छोड़ दूंगा तो तैयारी आधी है, क्वेश्चंस नहीं लड़ेगा। और फिर उसको मैं पॉलिटी के लिहाज से उसी टॉपिक को कैसे तैयार करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि संविधान उन प्रावधानों का समूह है। यह सब आगे डिस्कस करूंगा मैं, बट इतना जान ले, उन प्रावधानों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है।
Constitution is the collection of those provisions on the basis of which a country is ruled. अब इसका तात्पर्य यह हो गया कि संविधान में वे प्रावधान, भारत के संदर्भ में बात करें तो वे अनुच्छेद, वे भाग, वे अध्याय, वे क्लॉज, वे सब क्लॉज, कभी इसको भी डिस्कस करूंगा कि पार्ट क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज होता क्या होता है, ये सब अलग कैसे हैं, शेड्यूल क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं। बट इतना जान लें कि ये सब मिलकर हमारा संविधान बनता है। आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज, उसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, खंड, उपखंड, परंतुक, अनुसूची, भाग, अध्याय, तो जो भी उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। शासन का मतलब क्या है? शासन का मतलब है देश के सार्वजनिक जीवन का संचालन, पब्लिक लाइफ का संचालन। और इसलिए शासन या रूल में पब्लिक लाइफ से संबंधित सब चीजें आ जाएंगी, जैसे राजनीतिक व्यवस्था का संचालन। राजनीतिक व्यवस्था मेरा निजी मुआवजा नहीं है। आर्थिक व्यवस्था का संचालन, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, कानून, शिक्षा प्रणाली। तो ध्यान रखना है, संविधान वह दस्तावेज है जो शासन करता है, जिसके आधार पर शासन होता है। और शासन का मतलब क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। दोस्तों बस 5 मिनट में थोड़ा सा ये स्पष्ट करूंगा, तब मैं आपको एक्चुअली बता पाऊंगा एग्जाम्पल से कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है। उसके लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है इस वर्ड का, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो इसलिए घबराना मत कि आज लिखवा नहीं रहे हैं, वो सब चीजें होंगी। बस केवल बेसिक समझ दे रहा हूं कि प्रेसिडेंट को या किसी भी आर्टिकल को हम संविधान में कैसे पढ़ें, राज व्यवस्था में। तो उसी के लिए केवल थोड़ा सा 5 मिनट में केवल अंतर बता रहा हूं कि उन प्रावधानों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन, इसका मतलब राजनीतिक जीवन शासन में आएगा। देश का राष्ट्रपति कौन होगा, पति कौन होगा, यह निजी मामला है। तो वहां पे संविधान नहीं है, व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से विवाह जीवन साथी चुन सकता है, वो मेरा निजी मामला है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, यह मेरा निजी मामला नहीं है, यह सार्वजनिक जीवन है। और इसका निर्णय किसके आधार पर होगा? संविधान के आधार पर। जो योग्यताएं संविधान तय करता है, जो प्रक्रिया संविधान तय करता है। इसी तरह देश की अर्थनीति का संचालन किस प्रकार होगा, इसलिए आपने देखा जीएसटी लाई गई, तो उसके लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया। इसी प्रकार देश की शिक्षा नीति कैसे चलेगी, संविधान तय करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था, कौन व्यक्ति आईएएस में नियुक्त किए जाएंगे, मूलतः संविधान के ही प्रावधानों से तय होगा। तो कहने का मतलब जिसके आधार पर सार्वजनिक जीवन का संचालन हो वह संविधान है। अब आते हैं राज व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है, तब मैं थोड़ा सा अप्लाइड वे में बताऊंगा कि तैयारी तुम्हें कैसे करनी। राज व्यवस्था संविधान का व्यावहारिक रूप है, हमेशा ध्यान रखना। राज व्यवस्था संविधान का व्यावहारिक रूप है, अप्लाइड फॉर्म है। इसका मतलब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप सैद्धांतिक है। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप सैद्धांतिक है और राज्य व्यवस्था इसका व्यावहारिक रूप है। आप थोड़ा सा समझे कि हमारे सिलेबस में कौन सा वर्ड है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल देकर कि टॉपिक कैसे कवर होगा प्रेसिडेंट का। बट इतना समझ ले कि संविधान का स्वरूप सैद्धांतिक है। तो उस संविधान सभा में बैठकर जो सिद्धांत तय कर दिए गए कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए होंगे, देश की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार चलेगी, देश की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार चलेगी, आर्थिक व्यवस्था, विदेश नीति, सबके सिद्धांत संविधान में। तो उन्हीं सिद्धांतों का समूह संविधान है और संविधान का स्वरूप इसलिए नीति या सिद्धांत का है। ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है या डायरेक्ट, ये आपके लिए एक डायरेक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन है कि इस देश में हर व्यक्ति को क्या करना है। मोदी जी को क्या करना है, यहां से ये जो सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग चलना। हमें क्या करना है एक नागरिक के रूप में, संविधान। एक मंत्री को क्या करना है, संविधान। सबके लिए संविधान। तो संविधान का स्वरूप सैद्धांतिक है, यह ध्यान रखना। संविधान का स्वरूप सैद्धांतिक है और जिसके आधार पर देश का शासन चलता है, जबकि राज्य व्यवस्था या पॉलिटी का स्वरूप व्यावहारिक है। यह ध्यान रखना है। अभी मैं आऊंगा कि आंसर लिखने में या टॉपिक तैयार करने में क्या इसका, बट इतना अंतर आपको जानना चाहिए कि एक थियरी है, दूसरा उसका एप्लीकेशन है। जैसे इसको हम तैयारी करने में कैसे यूज करें,
अब जैसे कि राज व्यवस्था व्यवहारिक या एप्लीकेशन है, और ध्यान रखना है कि राज व्यवस्था 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक स्लाइड भी है, आज की स्लाइड अंग्रेजी में बन गई है तो उसकी चिंता नहीं करनी है, कल से जो आपको स्लाइड मिलेगी वो स्लाइड्स हिंदी में मिलेगी। क्योंकि मुझे हिंदी टाइप करना आता नहीं है, अभी उतना उसमें हाथ खुला नहीं है, और आज टाइपिस्ट साहब हमारे थे नहीं। तो यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड प्रोविजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्न, और पॉलिटी अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में मूलतः 3 चीजें शामिल हैं, ये समझ लीजिए, और तब आपको पता चल जाएगा कि जब आप पॉलिटी के लिहाज से टॉपिक को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो इतना तो आपने जान लिया कि संविधान सैद्धांतिक है और राज व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है, और राज व्यवस्था में बहुत सारी चीजें शामिल हैं व्यवहार में, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के लिहाज से कवर करना। पहला, लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, संसद के कानून, यह राज व्यवस्था का सबसे पहला हिस्सा है एग्जाम के लिहाज से। दूसरा, रूलिंग्स ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका के निर्णय, यह राज व्यवस्था का एग्जाम के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं पिछले क्वेश्चंस और वो सब देख करके बता रहा हूं कि किस प्रकार का पॉलिटी चाहता है। और तीसरा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, गैर संवैधानिक संस्थाएं राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझें कि कैसे हमें समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल पहले मैं लेता हूं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल 17 है, कई बार पहले भी आपने सुना होगा, यह सरल है इसलिए मैं ये उदाहरण लेता हूं कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 17। आर्टिकल 17 पर इस बार सवाल भी आया था पीटी में कि किसके तहत है, तो समानता। खैर सवाल नहीं था, सवाल का बच्चा था। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं था कि यह अस्पृश्यता उन्मूलन किस संविधान के हिस्से में, तो समानता का अधिकार। जिसने भी कभी भी भागते हुए भी हमारा लेक्चर सुन लिया होगा तो उसको पता होगा। तो आर्टिकल 17 यह कहता है अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। याद करें, अनटचेबिलिटी शैल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, इसका मतलब यह भारत का संविधान है, और हमें इस देश में यही सिद्धांत लागू होगा। यह एक सिद्धांत है कि अस्पृश्यता नहीं होगी इस देश में, और यदि होती है अस्पृश्यता, कोई अस्पृश्यता करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और दंड दिया जाएगा। यह है आर्टिकल 17 संविधान। यह एक सिद्धांत है कि इस देश में अस्पृश्यता नहीं होगी, प्रतिबंधित है। कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है, दोषी पाया जाता है तो अपराधी है, और ऐसे व्यक्ति को तदनुसार, उसके अनुसार अकॉर्डिंगली दंड दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि दंड दीजिए। लेकिन अब आता है इसका अनुप्रयोग। थोड़ा सा राज व्यवस्था को समझें कि इससे कौन सी राज व्यवस्था निकलती है। तो 17 को एक तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 17 क्या है, जो भी इसका मैटर है, लेकिन जब इसको व्यवहार में हम प्रयोग करेंगे, लागू करेंगे 17 को, तो पहला सवाल यही उठेगा कि यदि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है तो इसका मतलब है कि अस्पृश्यता के दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। लेकिन कौन सा दंड, कौन सा दंड दिया जाएगा? यहां पे कुछ भी दंड मेंशन नहीं है। आर्टिकल 17 केवल इतना कहता है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए दंड दिया जाए। कौन सा दंड? दंड के कई प्रकार होते हैं। आर्थिक दंड, क्या उसको जुर्माना करोगे? कारावास, क्या जेल में डालोगे अनटचेबिलिटी को? आजीवन कारावास, क्या जीवन भर जेल में चक्की पीसेगा? या मृत्युदंड, क्या उसको फांसी पे चढ़ाओगे? क्या करोगे? यह सिद्धांत मौन है, संविधान में इसका जवाब नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसकी व्याख्या चाहिए ही चाहिए। व्याख्या नहीं होगी तो नहीं चल पाएगा, यह नीति लागू नहीं होगी। और इसलिए हम देखते हैं कि यहां पर संभवतः यह काम संसद को करना पड़ेगा। संसद नहीं करेगा तो न्यायपालिका करेगी। तो वहीं देखें पॉलिटी का निर्माण होगा। इसका मतलब यदि इसके संदर्भ में देखें तो संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। और सारे फैक्ट्स आपको पता है, आगे भी बताए जाएंगे कि इसी को 1976 में इसका नाम बदल कर दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये जो संसद का कानून है, यह विस्तार पूर्वक बताता है कि जब पहली बार अस्पृश्यता करोगे तो क्या दंड मिलेगा, वो अलग दंड है।
दूसरी बार यदि फिर दोबारा दोषी पाए जाओगे तो क्या दंड मिलेगा, और तीसरी बार यदि फिर पाए जाओगे तो क्या दंड मिलेगा। यह सब इस कानून में है। तो अब देखें, यह जो कानून है इसको हम राज व्यवस्था का हिस्सा कहेंगे। इसी तरह जब यह कानून उतना कारगर नहीं हुआ तो एक कानून और बनाया संसद ने 1989 में, खूब सुना होगा आपने, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989, जो अभी काफी चर्चा में रहा था, तत्काल गिरफ्तारी वो सब का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जिसके प्रावधानों को रद्द किया था, फिर संसद ने अमेंड किया, वो वाला। तो वो भी कानून है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो हिस्सा है ये व्यवहारिक है, ये राज व्यवस्था है। और जब भी आप तैयारी करोगे पॉलिटी की, ध्यान रखना किसी भी टॉपिक पर यह लागू होगा। तो आप जब आर्टिकल 17 पढ़ रहे हैं तो यह हिस्सा भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन सा शब्द है, क्या है, उसमें क्या चीजें हैं। लेकिन यदि केवल उतना पढ़ के आपने छोड़ दिया तो आपने केवल संविधान पढ़ा। सिलेबस आपसे क्या अपेक्षा करता है, राज व्यवस्था, प्री में भी और मेंस में भी। तो आप तैयारी के समय यह भी आगे ध्यान रखना कि जब हम किसी संविधान के आर्टिकल को, किसी भी हिस्से को पढ़ रहे हैं, तो यह जरूर सर्च करें कि क्या उससे संबंधित संसद का कोई महत्वपूर्ण कानून है। यदि कानून है तो उसको भी पढ़ना है, तब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। तो यह देखें, संविधान को हम कैसे पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था के साथ, दोनों को अलग अलग नहीं, लिंक करके। इसका मतलब अस्पृश्यता निवारण अधिनियम या उसी को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं, वो भी पढ़ना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण, कहने का मतलब कि ये एक एग्जाम्पल दिया, हर जगह आपको यह फॉर्मूला यूज करना है। तो तैयारी के क्रम में राज व्यवस्था से तात्पर्य पहली चीज क्या निकलती है कि पार्लियामेंट के जो भी इंपॉर्टेंट लॉ है, अब हजारों कानून संसद पारित करती है, वो वाला हजारों कानून नहीं, लेकिन जो कानून संविधान से संबंधित है, उसकी व्याख्या उससे रिलेटेड है, उसको जरूर पढ़ना। सवाल वहां से भी बनता है। तैयारी तब होगी संविधान और राज व्यवस्था की। यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड टू वर्ड रट लिया, एवरीथिंग समझ लिया, तो आपकी तैयारी 50% है। इसका मतलब यहीं पर करंट की भूमिका आ जाती है, यहीं पर करंट की भूमिका आती है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में। तो ध्यान रखें, यह अप्रोच होगा। दूसरा राज व्यवस्था में शामिल है न्यायालय का निर्णय। ध्यान रखना है, तो राज व्यवस्था में पहली क्या चीज शामिल है, संसद का कानून। जैसे एक लेटेस्ट ही उदाहरण मैं लेता हूं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब ये क्या है, संविधान है, और आपको पता है कि आर्टिकल 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसी में पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये एक सिद्धांत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी पढ़ना चाहिए कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या है। केवल उतना ही नहीं पढ़ना चाहिए, यह भी जानना चाहिए कि केवल नागरिक को प्राप्त है या सभी व्यक्तियों को, भारत में विदेशियों को भी प्राप्त है। यह भी पढ़ना चाहिए कि उस पर जो 8 सीमाएं लगाई गई हैं, वो 8 सीमाएं कौन सी हैं, वो क्या है, भारत का संविधान। लेकिन केवल उतना पढ़ के यदि आपने छोड़ दिया तो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। उसके बाद उसके संदर्भ में हमें चेक करना चाहिए, पॉलिटी का हिस्सा यहां से आएगा, कि क्या न्यायालय का कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी उससे संबंधित है। और तब देखेंगे कि अभी याद करें J&K अनुच्छेद 370 को इस रूप में बदलाव किया गया कि जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। और बहुत दिनों से आपकी डिमांड है, मेरा प्रॉमिस भी है कि 370 पे एक शानदार से भी शानदार क्लास में लूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ही फेवरेट विषय है और उस पर लेक्चर देने के लिए मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है। तो आपके साथ हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें मुझे 6 घंटे, कम से कम 7 घंटे चाहिए, एकदम जीरो से शुरू करके, और अभी तक का जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको, तो वो भी होगा। बट एनीवे, अभी समझिए कि न्यायालय, वो लेक्चर बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा, शायद इसी महीने, चाहे यूट्यूब पर लेकर आऊँ, चाहे स्पेशल पे J&K को डिस्कस जरूर करूंगा। इस मेंस से पहले जरूर करूंगा, क्योंकि सवाल अपेक्षित है, मुझे लगता है J&K पे सवाल मेंस में आना चाहिए। तो J&K के संदर्भ में याद करें कि जब विशेष दर्जा खत्म किया गया तो वहां पे इंटरनेट वगैरह रोक दिया गया, और भारत में उससे पहले का भी रिकॉर्ड दिखाता था कि वर्ल्ड का जो डाटा आया कि सबसे ज्यादा इंटरनेट पे यदि कहीं तात्कालिक तौर पर निलंबन होता था तो वो भारत में। साल में, मतलब हर छोटी घटना पे इंटरनेट बंद हो जाता है, व्हाट्सएप बंद। तो इसी में आप याद करें गुलाम नबी, तो J&K में भी वही किया गया, इंटरनेट वगैरह सारा शट डाउन कर दिया।
तो गुलाम नबी आजाद एवं अन्य बनाम भारत संघ का एक मुकदमा हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। एक लेक्चर इस पे भी यूट्यूब पे मेरा पड़ा होगा पूरा इसी पर कि इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट कैसे, या तो स्पेशल पे या कहीं मैंने लिया हुआ है। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार। अब ध्यान रखें कि यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, और यदि आप केवल यह हिस्सा तैयारी में पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि टॉपिक कैसे पढ़ना, यदि केवल यह हिस्सा पढ़कर छोड़ देते हैं तो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। इसका मतलब जब आप 19 को पढ़े तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मैंने एक उदाहरण लेटेस्ट था वो दिया, तो आपको यह जानना चाहिए कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट के रूप में क्या इसका मतलब है। वहीं पर थोड़ा सा उससे पहले का भी केस जानना चाहिए। 1985 इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ, प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, राष्ट्रध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। इमैनुअल बनाम केरल राज्य, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। सब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के केसेस है, एक से एक निर्णय। मौन का अधिकार अभिव्यक्ति में शामिल है, इमैनुअल के केस में कहा गया। इमैनुअल केरल में पढ़ता था, मुस्लिम बच्चा था। जब राष्ट्रगीत होता था तो उस समय मौन हो जाता था। उसके पिता ने कहा था कि मत गाना, मूर्ति पूजा की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। प्रिंसिपल ने निकाल दिया, 2 भाई थे इमैनुअल और उसके भाई को स्कूल से, तो केस किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति में मौन रहना भी शामिल है। यदि मैं मौन हूं तो वो भी मेरी एक अभिव्यक्ति। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के सारे केसेस, न्यायालय की इंपॉर्टेंट निर्णय भी तैयार करना जब आप पॉलिटी तैयार कर रहे हैं। यदि केवल 19 पढ़ लोगे तो ये तो बच्चों का खेल है। ज्यादातर पठन पाठन यहीं पे हो रहा है, जो हिंदी मीडियम की समस्या है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टीचर को भी और छात्र को भी, और जब तक मेहनत नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूं बुनियाद नहीं, हाँ ये बुनियाद रहेगा, लेकिन यहां तक आपको जाना, लेटेस्ट घटनाक्रम तक जाना। 21 को पढ़ेंगे, निजता का अधिकार किस प्रकार उससे निकलता है। केवल आर्टिकल 21 पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, 21 संविधान है, निजता का अधिकार राजव्यवस्था है। समलैंगिक के संबंध में जो धारा 377 का एक बड़ा हिस्सा रद्द किया गया, ज्यादातर किताबें और लोग बता रहे हैं कि पूरी धारा 377 रद्द हो गई है, नहीं हुई है रद्द। उस पर भी स्पेशल पे मेरा एक लेक्चर पढ़ा होगा, देख लेना कि 377 का बड़ा हिस्सा जो समलैंगिकता का हिस्सा था वो रद्द हुआ। कहने का मतलब वो सब पढ़ना है। व्यभिचार पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय दिया, जहां व्यभिचार या एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, वो अपराध नहीं रहा। तो उस तरह की चीजें, मतलब कोर्ट के निर्णय, मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटी में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, न्यायालय के निर्णय। तो आपको तैयार करते समय जब आर्टिकल 21 पढ़े तो बढ़िया से तलाशी ले, बढ़िया से पढ़े, चारों ओर से वो सब भी पढ़े, और कहीं पर मैटर मिले तो उसको कलेक्ट करें। और तीसरी चीज जो राजव्यवस्था में, तो राजव्यवस्था में 3 चीजें कौन कौन है, संसद का कानून, न्यायालय का निर्णय, और तीसरी चीज है दोस्तों संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब कई बार यहां से भी यूपीएससी में सवाल का ट्रेंड है। अभी ही तो मैं देख रहा हूं कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, कैट पे सवाल आया था, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सबके नहीं, ये कहां से आ गया भाई। राज्य व्यवस्था भी सिलेबस में है, ये आप क्यों भूल जाते हैं। आपने केवल संविधान, वो जो आर्टिकल्स हैं 395 आर्टिकल 1 से लेकर 395, हालांकि अभी अनुच्छेद की संख्या 470 है, बट एनीवे वो जो 470 अनुच्छेद है वो तो संविधान है, उसके बाहर जो है वह राज्य व्यवस्था है। इसका मतलब संस्थाएं भी पढ़नी है। बहुत शॉर्ट में केवल मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूं बट कि संस्थाएं, अब देखिए एक स्लाइड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको वर्ड मिलता होगा कि योजना आयोग के बारे में पढ़ते होंगे कि यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका हिंदी स्लाइड भी कल से मैं बनवाऊंगा। बट इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं भारत में 3 प्रकार की है, संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक, और तीसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक या संविधानेतर। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल के 2 रूप हैं, स्टैट्यूटरी या सांविधिक, और एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी। देखें मैं इसमें क्या आपको यहां से तैयार कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मीनिंग समझ ले इन वर्ड्स का, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये सब शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या संवैधानिक संस्था, ये जो पहला वाला है, इसका मतलब है वे संस्थाएं जिसका उल्लेख भारत के संविधान में है। तो जो भी संविधान में पाई जाती हैं संस्थाएं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, तो कैसी संस्था है, संवैधानिक।
भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है संवैधानिक संस्था। अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक संस्था। अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102 संविधान संशोधन के द्वारा उसको भी संवैधानिक। कहने का मतलब कि वे संस्थाएं जिसका संविधान में उल्लेख है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कवर हुआ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी इस देश में हैं असंवैधानिक। भाई असंवैधानिक क्या है? वे संस्थाएं जो संविधान के खिलाफ हैं उसको असंवैधानिक कहते हैं। आप कहेंगे कि इस देश में कैसे असंवैधानिक हो सकता है? क्या असंवैधानिक संस्थाएं भी देश में हैं? 100% हैं। उनको परमिशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो नहीं रह सकते, अकॉर्डिंग टू कॉन्स, बट व्यवहार में हैं। जैसे उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन इस देश में कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वो है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, अलगाववादी आंदोलन, जब बब्बर खालसा, खालिस्तानी अलगाववादियों का संगठन, ऐसे ढेरों संगठन है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी देश में हैं जो संविधान विरोधी है, संविधान मान्यता नहीं देता, उसकी धरपकड़ होगी, उसको जेल में डालेगा, बट सच्चाई यही है कि वो है। और तीसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये इन दोनों से अलग है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक का मतलब है कि जो संविधान में नहीं पाई जाती लेकिन संविधान विरोधी भी नहीं है बल्कि संविधान के उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले आप नीति आयोग, कि ये जो नीति आयोग है ये कैसी संस्था है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो नीति आयोग की बात करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं कि नीति आयोग देश विरोधी है, यह देश हित में है। भाई प्रधानमंत्री जिसका पदेन अध्यक्ष होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा? फिर यह कैसा है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका संविधान में तो उल्लेख नहीं है लेकिन जो संविधान के आदर्शों को पूरा करने के लिए जरूरी है, ऐसी संस्थाएं कहलाती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दो प्रकार का होता है, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव। यह सब आपके सिलेबस के वर्ड है। स्टैट्यूटरी का मतलब सांविधिक, वह संस्था जो संसद के कानून से बनती है स्टैट्यूटरी है। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम संसद ने पारित किया और उससे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है। असंवैधानिक भी नहीं है। कैसा है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कैसा है? सांविधिक या स्टैट्यूटरी। क्यों? क्योंकि संसद के कानून या संविधि से निर्माण हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यह एक सांविधिक संस्था है। क्यों? क्योंकि संविधान में नहीं पाया जाता, संविधान विरुद्ध भी नहीं है, तो गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक में सांविधिक या स्टैट्यूटरी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1993 के तहत उसका निर्माण हुआ। और दूसरी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वह एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, वह संस्था जो राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित होती है। यहां पर संसद का कानून है स्टैट्यूटरी में, लेकिन यहां राष्ट्रपति का आदेश है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग का संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है तो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक। लेकिन संसद के कानून से भी निर्मित नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश से इसका गठन हुआ, तो यह कैसी संस्था मानी जाएगी दोस्तों? एग्जीक्यूटिव। योजना आयोग भी एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी संस्था थी। अब कहने का मतलब कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो केवल इतना सा मिलेगा, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। मैं आपको बार बार यह ध्यान दिलाता हूं कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, वहीं पे हम कंफ्यूज करते हैं, वहीं पे हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। हमें यह भी पढ़ना है और इस पर भी सवाल आते हैं। नीति आयोग पे भी सवाल आएगा, मानव अधिकार आयोग पे भी सवाल आया हुआ है। मानव अधिकार आयोग पे यूपीएससी आईएएस के मेंस में सवाल आया, कैट पे सवाल आया। तो ध्यान रखना है कि पॉलिटी का तीसरा हिस्सा ये। तो फिर से समराइज करूं तो आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की मांग करता है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ना है। संविधान के प्रावधानों को, आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, वह कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उसके साथ साथ तीन चीजें व्यवहार में खूब फोकस करनी है। उस आर्टिकल से रिलेटेड यदि कोई पार्लियामेंट का लॉ है, कानून है संसद का, तो उसको जरूर पढ़ना है। मैं सारे सवालों को फिर से एक बार जवाब दूंगा, पहले खत्म कर लो। संसद का कानून है तो जरूर पढ़ना। उससे संबंधित
यदि कोई न्यायालय का निर्णय है तो उसको जरूर पढ़ना है, समझना है, एनालिसिस करना है, पक्ष विपक्ष वो सब जानना है। और उससे संबंधित या देश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और खास करके जो न्यूज में है पिछले 2 सालों में, 2 इयर्स का करंट जरूर कवर करना। 3 इयर्स का हो जाए तो और अच्छा, मिनिमम 2 इयर्स जरूरी है। कोई कह रहा है कि नहीं 6 महीना नहीं, 2 साल, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। और हो सके तो 3 साल का करंट कवर करना, एकदम मजा आ जाएगा, सॉलिड तैयारी होगी। तो पिछले 2-3 साल में जो भी संस्थाएं न्यूज में, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, तब आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में जाएगी। तो ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के रूप में यदि पेपर तैयार करें। अब जैसे एक आसान टॉपिक का एग्जांपल लूं कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कैसे तैयार करें, तो पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए, क्योंकि संविधान भी तो सिलेबस में। लेकिन यदि हमने आर्टिकल पढ़ा तो यह तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति की बनने की योग्यताएं क्या हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, महाभियोग क्या है, अध्यादेश कैसे जारी होता है, क्षमादान की शक्ति क्या है, वो सब पता चल जाए। लेकिन याद करें कि यदि आप 13 से लेकर 20 तक का आईएएस मेंस का सवाल देखें तो अध्यादेश पे सवाल आया, अध्यादेश पे आया है सवाल। देखना, अभी पता नहीं किधर वो मेरे घर में इतना कबाड़ स्टडी रूम में जमा होता है कि दिख नहीं रहा है, वरना मैं वो क्वेश्चन पढ़ के आपको दिखाता कि अध्यादेश पे, एक सेकेंड, वैन वक्त पे सिपाही की बंदूक, बट मुझे याद है सारे प्रश्न, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं। अध्यादेश पे देखें क्या सवाल है कि अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। 3-4 लाइन का सवाल है। अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है जिसके कारण वह आलोचना का विषय बन गया है। इस संदर्भ में क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति समाप्त कर देनी चाहिए? अब यहां देखें कि केवल आर्टिकल 123 पढ़ने से इसका आंसर नहीं मिलेगा कि क्या अध्यादेश की शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जब हम अध्यादेश की शक्ति पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स ठीक से जरूर समझें, लेकिन उससे संबंधित कोर्ट के निर्णय और कई इंपॉर्टेंट केस हैं। ए.के. रॉय के केस में क्या कहा था, जहां पर अध्यादेश के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो उन चीजों को जानना, उसका पक्ष जानना, विपक्ष जानना, मतलब बेंच के लिहाज से यह होगा। इसी तरह क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 जरूर पढ़ना क्योंकि वो संविधान भी सिलेबस में। लेकिन 2014 में एक सवाल आया है, आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में अत्यधिक विलंब के कारण काफी आलोचना होती है। इस संबंध में मतलब क्या सुधार किए जाने चाहिए। अब कहने का मतलब कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन कोई पढ़ता है तो उसको पता है कि 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, तो 5 का मीनिंग भी पता है। लेकिन उसको जानना पड़ेगा शत्रुघ्न सिंह चौहान का केस 2014, क्योंकि 14 में सवाल आया, क्योंकि कोर्ट का निर्णय था कि किस प्रकार एक प्राणदंड प्राप्त अपराधी के भी कुछ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स उसका भी है 21 के तहत। मैं क्या कह रहा हूं कि पढ़ाई का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी होगा। अभी हर मुद्दा में डिस्कस नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी, तो हर टॉपिक को, जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की शक्तियां सब हमने पढ़ ली, लेकिन उसके बाद यह भी पढ़ना है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का मूल्यांकन, उसका पोजीशन क्या है, क्या वह ब्रिटिश सम्राट की तरह रबड़ की मोहर है, उसके तर्क क्या है, क्या वह वास्तविक शासक है। और ध्यान रखना, ऐसे भी राजनीति वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को वास्तविक शासक माना है। एलन ग्लैडहिल, प्री में या मेंस में, मैं समझता हूं आईएएस में उस पर मेंस में सवाल आया था, मेंस में आईएएस में सवाल आया था कि व्हाट इज ग्लैडहिल्स नाइटमेयर, ग्लैडहिल का दुःस्वप्न क्या है। अब देखिए, ग्लैडहिल का दुःस्वप्न यही है कि उसने ऐसा चित्र खींचा है जिसमें साफ दिखाया कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो एक निर्वाचित तानाशाह बन सकता है, उसके पास रियल पावर्स हैं, और बहुत लॉजिकली बताए। तो कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह चीज नहीं है कि ग्लैडहिल्स नाइटमेयर क्या है, बट जानना पड़ेगा कि क्या वह रबड़ की मोहर है, या क्या वह ग्लैडहिल के तहत वास्तविक शासक है, या तीसरा कि क्या वह संवैधानिक प्रमुख है, मंत्रिपरिषद का मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। ये सब इश्यूज जानने पड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि तैयारी का तरीका यदि यह होगा
तो बहुत शानदार तैयारी होगी। इसके लिए थोड़ा सतही चीजों से बचना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉलिड करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक ही बात, ये चीज आप जानते हो कि मेरा तकिया कलाम है कि बेस मतलब एक बार सॉलिड पढ़े। तो इसके क्रम में आपको, तो आज हमने बताया कि पॉलिटी हमें कैसे पढ़ना चाहिए। कल से कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स में लेकर आऊंगा। उड़ान के तहत मैं एक अलग भूमिका में इस बार आपको नजर आऊंगा। क्या होगा, कैसी भूमिका होगी, वो 2-3 दिनों में मेरा क्लियर हो जाएगा। बट मैं इतना बता दूं कि मैं हूं आपके साथ, हाँ, एक अलग तरीके से आपके साथ हूं, जहां पर कि मैं आपको अलग तरह से नॉरिश करने का प्रयास करूंगा। तो एक बार दोस्तों आपके चैट भी मैं देख लूं क्या है। इतने सारे चैट हैं कि चाहते हुए भी क्या करूं। सबका मतलब आ रहा है प्रणाम, थैंक यू, सबको आशीर्वाद है, सब बढ़िया कीजिए। और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस सुपर्ब सेशन, सबको बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद है दोस्तों। सबका चैट में शायद देख ना पाऊँ, बट केवल इतना कहता हूँ आपसे कि तैयारी का तरीका ये रखना, चाहे जैसे पढ़ो, जिससे पढ़ो, जहाँ पढ़ो, 3 चीज़ें जो बताई वो कर लेना। सिलेबस ले लेना, हिंदी इंग्लिश 4 बार 5 बार पढ़ना, एकदम एक एक कीवर्ड समझना। नहीं समझ में आए तो पूछना, मेरे से पूछना, किसी और शिक्षक से पूछना, स्पेशल वाली क्लास में आना। और याद करो, स्पेशल की क्लास में लास्ट में 10 मिनट में सबसे रुका रहता हूं, सब चले जाते तब मैं जाता हूं स्पेशल क्लास खत्म करके। मतलब एक भी बच्चा की कोई भी क्वेरी है तो पूछ लो, तो उससे पूछना कि सर सिलेबस का ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, हर सब्जेक्ट में। मतलब पहले सिलेबस क्लियर करना, क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, और यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस को बढ़िया से पढ़ लेना, 3 चीज। और इस लिहाज से पॉलिटी तैयार करना। अब कल मैं फिर 5 बजे आपके साथ में। अच्छा, एक बात और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं देखिए कहना भूल गया कि ये बैच फाउंडेशन का पॉलिटी का पार्ट 3, तो ध्यान रखना कि प्लस पे एकदम फ्रेश 2021 के लिए जो अनअकैडमी का प्लस चैनल है, उस पे एकदम फ्रेश पॉलिटी फाउंडेशन का मैं बैच लेकर, आज से ही बैच शुरू होने वाला था, कुछ तकनीकी कारण से 1 दिन का डिले हो गया, तो कल से वो बैच शुरू होने वाला है। तो कल से 7 बजे शाम में, कल 13 तारीख से 7 बजे शाम में एकदम इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन का फ्रेश बैच प्लस पर मैं लेकर आ रहा हूं। तो मेरी भूमिका वहां पर अब ज्यादा होने वाली है, यहां पर भी मैं आपके सपोर्ट में रहूंगा इस टीम के साथ। तो इसको फटाफट आपको ज्वाइन कर लेना है। और इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है उस ऐप को। 5 मिनट 2 मिनट केवल समय दें, फिर देखूंगा। प्लस पे क्लिक करेंगे ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो चूज योर गोल आएगा, वहां यूपीएससी सीएससी को आप क्लिक कर देंगे। और जब यूपीएससी सीएससी को क्लिक करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन में आप देखेंगे कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का आएगा। तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना, मैं ये आपको एडवाइस करता हूं। डॉक्टर साहब की बात मानना, इसलिए क्योंकि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने महंगा भी बहुत पड़ेगा। 6 महीना आप देखें, 1 महीने का लेंगे तो 8,000 रुपया महीना, और 2 साल का लेंगे तो लगभग 2,500 रुपया महीना, 1/3 से भी कम। प्लस यूपीएससी की तैयारी के लिए 2 साल चाहिए, 1 से 2 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए एक लंबा ये लेना, सस्ता भी पड़ेगा। और जब आप लेंगे तो एक कोड मांगेगा, तो उसमें आपको कोड यूज करना है। डॉक्टर साहब का बताने की जरूरत नहीं है, मंजेश सर 10 ये जरूर करना है, तब आप डॉक्टर साहब के गाइडेंस में रहेंगे और बहुत बड़ी चीज होगी वो। मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। जो पैटर्न आज हमने बताया, उसी पैटर्न पे ये फाउंडेशन 1 चलने वाला। ये फाउंडेशन जो अभी फ्रेश 3 में लॉन्च कर रहा हूं, ये इसी जो आज का पैटर्न बताया, इसी पैटर्न का ये बैच होगा। तो आपको शून्य से शिखर तक ले जाएगा। तो MANJESHSIR 10 मतलब मंजेश सर 10, बिना गैप के और सारे कैपिटल लेटर में। तो आप ज्वाइन कर लेंगे उस बैच को। कल से एकदम फ्रेश शुरू हो रहा है। यहां पर भी मेरी भूमिका होगी, यहां पर भी कल मैं 5 बजे यहां भी मिलूंगा और डिस्कस करूंगा आगे किस प्रकार चीजों को लेकर चलना है। स्पेशल पर भी मेरी क्लासेस बहुत धुआंधार तरीके से जैसे चल रही थी चलती रहेगी, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो स्पेशल पे और जिस रफ्तार से आपका प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरा उत्साह भी बढ़ा है कि जब मेरे पास डाटा आता है तो मैं देखता हूं कितने लोगों ने इसको लाइव देखा था इस क्लास को, और जिस तरह से आप कोड यूज कर रहे हैं वो भी मेरे लिए बहुत उत्साह का विषय है। तो कोड यूज करिए। और स्पेशल पर भी क्लास मेरी इस वीक में फिर होंगी। सूचना कैसे मिलेगी मैं यहां पे भी बता दूंगा, यूट्यूब पे भी। प्लस आप अनअकैडमी पर जाकर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अभी दोस्तों मैं केवल इतना कहता हूं कि कल 5 बजे फिर मैं यूट्यूब पर मिलूंगा, और 7 बजे से कल फ्रेश बैच में शुरू कर रहा हूं। उसकी टाइमिंग होगी 7 बजे शाम में। तो उस बैच के लिए फटाफट एनरोल करवा लीजिए। एक बार केवल मैं आपके सारे चैट वगैरह देख लूं। तो
चलिए सब लोग को फिर आज समाप्त करते हैं, समय भी काफ़ी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हो गया, हम लोग एक्सीड कर रहे हैं। जो यूट्यूब की क्लासेस हैं दोस्तों वो फ्री हैं, बट वो जो प्लस का जो बैच है वो एक पेड बैच है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यूट्यूब पर जो क्लासेस चलेगी, जो पूरी टीम हमारी क्लास लेगी, जो उड़ान की बहुत ही शानदार टीम है, बहुत ही बेहतर टीम है, वो जो क्लास लेगी वो क्लासेस फ्री होंगी। बट जो बैच मैं प्लस पे लॉन्च कर रहा हूँ वो पेड बैच है। तो ऑब्वियसली पेड बैच एक अलग किस्म का होता है, जब आप उसको लेंगे तो उसका एक अलग मजा है। तो मैं समझता हूं आज यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। कल 5 बजे मैं फिर मिल रहा हूं यूट्यूब पर आपके साथ। चलिए, और कोरोना काल में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलते हैं 5 बजे, और 7 बजे बैच वाले में